गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, ध्वनि। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को बताया कि ध्वनि क्या है और कैसे हम एक दूसरे की आवाज़ को सुनते हैं। ये थोड़ा सा हमने एक इंट्रोडक्शन दे करके आपको पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक है। आज हम लोग उसको देखेंगे कि ध्वनि है क्या। सबसे पहले तो ध्वनि की प्रकृति के बारे में जैसे बताया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह जब हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे की बात को जो सुनाई देता है वह एक ध्वनि है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, संचरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसको कहते हैं ध्वनि का संचरण, ध्वनि ऊर्जा का संचरण। इस संचरण के लिए अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए पिछले क्लास में बताए थे कि ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसी वस्तु के में कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु, कोई बर्तन या कोई वस्तु नीचे गिरती है तो ध्वनि की आवाज़ जो होती है उस आवाज़ के साथ साथ ही इसमें एक कंपन महसूस करते हैं। करके देखना कि कभी कोई वस्तु गिरती है तो आप उसको टच करेंगी तो एक कंपन सी होती रहेगी, लेकिन आपके छूते ही तुरंत वह कंपन बंद हो जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल करके देखूंगी कि एक चिमटे को ले करके और चिमटे पर हल्का सा प्रहार करोगे और उस पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा यदि रख दो तो चिमटे की जो भुजा होती है उस पर वह कागज़ ऊपर नीचे करने लगता है। इससे पता चलता है कि चिमटे की भुजाओं में कंपन हुआ, जिसके कारण से ध्वनि उत्पन्न हुई। यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई? कंपन के कारण से। किसी वस्तु में जब कंपन होता है तो वह ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये कंपन कहाँ होता है? चूँकि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। जैसे अगर हम रेल की पटरी जो होती है उस पर यदि कान लगाएं तो हमको दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब कि जब ट्रेन उस पटरी पर चल रही है तो उसमें घर्षण के कारण से एक कंपन उत्पन्न हुआ और वह कंपन को सुनाई देती है। कंपन के रूप में वह ध्वनि सुनाई देती है, पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। इसी तरह से जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं गहराई का पता करने के लिए तो बाहर से ध्वनि मापक यंत्र जो होता है उसके द्वारा पता चलता है कि वह कितनी गहराई में है। जब वह नीचे से अंदर से आवाज़ देता है तो पता चलता है कि कितनी गहराई है। इसका मतलब कि उस द्रव में ध्वनि का संचरण हो रहा है, ठोस में ध्वनि का संचरण हो रहा है। जब हम लोग आमने सामने बैठ करके थोड़ी दूरी बना करके भी बैठ के अगर बात करते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक सुनाई देती है। इसका मतलब कि ध्वनि का संचरण वायु में भी होता है, क्योंकि क्लासरूम में क्या है? वायु भरी हुई है। तो ध्वनि का संचरण तीनों माध्यम में होता है। अगर इनके वेग को देखें, संचरण में ध्वनि के संचरण का वेग अगर हम लोग देखें तो सबसे तीव्र जो होता है, तेजी से संचरण जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है। द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। लेकिन अभी कंपन कहाँ होती है इसको हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो एग्जाम में आता है कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक प्रयोग हमने एक छोटा सा चित्र बना दिया कि एक जार ले लेते हैं, शीशे का जार ले लेते हैं और इसके अंदर की वायु निकाल देते हैं। देख रही हो यहाँ पर चूषण पंप लगा हुआ है, इसके द्वारा इसमें की वायु निकाल दी गई है और यहाँ से वायु निकालने के बाद इस पर एक डॉट लगा देते हैं, इसको कैप लगा देते हैं और उस कैप में 2 छेद करके अंदर घंटी लगा देते हैं और तार के द्वारा जोड़ करके विद्युत परिपथ पूरा करते हैं। बैटरी के धनावेश और ऋणावेश से जोड़ करके विद्युत परिपथ पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम विद्युत परिपथ पूरा होता है तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि इसमें वायु नहीं है, इसके अंदर वायु नहीं है, तो ध्वनि का संचरण नहीं हुआ। फिर जब पुनः हम इसमें वायु भर देते हैं और वायु भर करके जब स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ध्वनि सुनाई देती है, यानी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि यदि वायु की अनुपस्थिति होगी तो वायु
ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको कहते हैं ध्वनि का संचरण। अब ये संचरण जो होता है कैसे होता है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है। अलग अलग माध्यम में अगर हम देखें, विभिन्न माध्यम क्या हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण। तो ये ठोस, द्रव तीनों में माध्यम हमारे पास क्या है, ठोस है, द्रव है और गैस। जब हम ठोस में, जैसे बताएं कि ठोस में अगर हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह ध्वनि एक कण से दूसरे कण में तुरंत आ सकती है, क्योंकि ठोस के कण क्या है, बिल्कुल पास होते हैं, ऐसे। तो इसमें जब हम एक पर टक्कर करेंगे तो ये दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से यानी सभी अणु इसके कंपन करने लगते हैं। तो यहाँ ध्वनि का संचरण ऊर्जा के माध्यम से एक अणु से दूसरे अणु से होता हुआ बहुत तेजी से पहुँच जाता है, इसीलिए ठोस में ध्वनि की गति तेज होती है। पानी में जब हम लोग देखते हैं शांत जल में, अगर सपोज करो कि एक तालाब है और उसका पानी बिल्कुल शांत है, स्थिर है, जब आप इसमें पत्थर डालते हो, एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, क्या होता है, इसमें लहर उत्पन्न इस तरह से, इसको कहते हैं विक्षोभ। उस माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करना, यानी जो माध्यम है, जल है जो माध्यम, उसमें हलचल, विक्षोभ का मतलब हलचल, उसमें हलचल उत्पन्न होता है। ये हलचल कहाँ हुआ, इसके कणों में हुआ। जो द्रव के कण हैं, द्रव के जो अणु हैं, उसमें हलचल उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके कारण से लहरें बनने लगी। तो यहाँ का जो कण है वह इसके माध्यम से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये द्रव में तो इस तरह से जो तरंगें बनती हैं, जो हलचल होता है, उसको तरंग कहते हैं। किसी माध्यम के कणों में जब हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उसे तरंग कहते हैं, और इस तरंग के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है ये। इस प्रकार इस आधार पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के संचरण के आधार पर तरंगों के प्रकार होते हैं। तरंग स्पष्ट हुआ सबको कि जब किसी माध्यम के कणों में यदि हलचल होता है या विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उसे तरंग कहते हैं, और इसके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, इस तरंग के आधार पर, तरंगों के आगे बढ़ने के आधार पर या तरंगों के बनने के आधार पर दो प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसवर्स तरंग को कहते हैं वेव, ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है पृथ्वी के समानांतर जो गति होती है, जो लहर बनती है, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लेकिन इन तरंगों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, यानी उसमें हलचल उत्पन्न होता है। ठीक है, कणों के कंपन के दिशा के आधार पर अगर हम देखें तो जिसमें चलने की दिशा, यानी तरंग गति की दिशा जो होती है वह लंबवत कंपन करती है, यानी ये तरंग के चलने की दिशा अगर है तो किसके लंबवत कर रही है, पृथ्वी की दिशा के। यहाँ उसके अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से हम देखें तो लंबवत यह कार्य करता है। ठीक है, अब इसको हम
थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक उदाहरण देकर के देखेंगे कि सपोज करो कि यहाँ से ये तालाब में आपने एक पत्थर डाला तो ये तरंगें उठी, ठीक है, ये तरंग ऐसे उठी, इस तरह से लहरें बनती हैं। ये लहरें जो बनती हैं तो ये माध्यम का कण है, यहाँ पर इसमें हलचल हुआ तो ये ऊपर नीचे करता हुआ ये आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ यह जो हिस्सा बनता है, जो ऊपर की ओर का हिस्सा बनता है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। नीचे का हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं गर्त। तो स्ट्रिंग और गर्त का निर्माण होता है। तो ये तरंग बनती है, स्ट्रिंग और गर्त, दो चीजें बनी है ना। अब इसमें देखते हैं कि दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य। दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य और ये है दो गर्तों के बीच की दूरी को भी कहते हैं तरंगदैर्घ्य। इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा अगर हम लिखेंगे कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग, ये माध्यम के कण है और इनके चलने की दिशा ये है जिसके लंबवत कंपन कर रहे हैं ना। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऐसे कण को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे कण को, ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लेम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी को अगर आप एक रस्सी लेकर के अगर करोगी, रस्सी के माध्यम से, तब भी आप कर सकती हो। रस्सी को एक खूंटी में बांध करके और उसको खींच करके और जहाँ झटका दोगी तो यह ऊपर नीचे तरंग बनने लगता है। तो इसमें भी स्ट्रिंग और गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। आगे इसमें हम देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया सबको अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अब इसमें क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग केवल होता है ठोस में, है ना, और द्रव की सतह पर होता है। जब जल में या किसी द्रव में जो विक्षेप उत्पन्न होता है द्रव की सतह पर, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो गया। तो इस तरह से दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश आगे बढ़ते हैं या अनुदिश कंपन करते हैं। जिस माध्यम में तरंग के कण, यानी जो ये कण है उसी दिशा में कंपन करता है, तो ऐसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे इसकी पुष्टि करेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग की पुष्टि के लिए एक स्वरित्र द्विभुज कहते हैं इसको। अगर ध्यान से देखोगी तो ये आकार आपके घर में मौजूद है। क्या है ये? चिमटा है, ठीक है, धातु का बना हुआ चिमटे की तरह से। लेकिन जब हम फिजिक्स लैब में बात करते हैं तो हम इसको स्वरित्र द्विभुज कहते हैं। द्विभुज का मतलब दो भुजाएं और स्वरित्र का मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले दो भुजा वाले यंत्र, इसको द्विभुज कहते हैं। इसके एक भुजा पर जब प्रहार करते हैं, हल्का सा इसको पैड से या किसी चीज़ से मारते हैं तो इसमें कंपन होने लगती है। कंपन कैसे होती है? इधर होती है, इधर होती है ना। ये कंपन दोनों साइड होती है। तो इस कंपन के करते समय में जो उत्पन्न होता है, कंपन करते समय जो उत्पन्न हो रहा है, जब यह भुजा इधर की ओर जा रही है, यानी यहाँ पर क्या हुआ? माध्यम के कण, दोनों तरफ क्या था? इसमें वायु के कण थे, है ना। तो वायु इस माध्यम के कण पर दबाव पड़ा, ठीक। जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पास पास आ जाएंगे, माध्यम के कण बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। दूसरे क्षण जब है इधर की ओर दबाव पड़ेगा तो अब क्या होगा? ये कण दूर दूर होने लगेंगे,
यानी माध्यम के कण जो होंगे अब दूर दूर बनने लगे और इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे अंदर की ओर। ठीक, फिर उसके बाद जब ये उधर की ओर कंपन करेगा दूसरी ओर तो फिर ये सट जाएंगे, पास पास हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर ये दूर दूर हो जाएगी। यह क्रिया इनकी चलती रहती है। यानी जब माध्यम के कण बिल्कुल पास पास हो जाते हैं तो उस समय एकदम सघन हो गए, सट गए बिल्कुल, तो यह जो माध्यम होता है सघन माध्यम कहलाता है, सघन हो जाता है। ठीक है, और जहाँ दूर दूर हो गए वह विरल हो गए। तो जो सघन माध्यम हुआ, जहाँ पर दबाव पड़ा तो उसको कहते हैं संपीडन। संपीडन का मतलब होता है दाब, संपीडन हो गया। और जहाँ पर विरल माध्यम हो गया वहाँ हो गया विरलन। तो जैसे अनुदैर्ध्य तरंग में स्विंग और गर्त बन रहा था, उसी तरह से अनुप्रस्थ तरंग में एक बार संपीडन की स्थिति होती है, एक बार विरलन की स्थिति होती है, फिर संपीडन की स्थिति होती है, फिर विरलन की स्थिति होती है। तो दो संपीडन या दो विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो संपीडन या दो विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब दूरी शब्द का तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जब हम दूरी शब्द कहते हैं तो दूरी का मतलब, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। तो क्यों हुआ, क्योंकि दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी या दो संपीडन या दो विरलन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो दूरी शब्द आ रहा है, इसलिए इसका मात्रक क्या है, मीटर। याद रहेगा सबको। तो ये दो प्रकार के तरंगे हो गए, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग में अगर हम दोनों के डिफरेंसेस को देखें दोनों में डिफरेंस अगर हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में, तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण चलने वाले कण के लंबवत कंपन करते हैं। माध्यम के कण गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग उसी दिशा में, जिसमें माध्यम के कण आगे बढ़ते हैं, उसी दिशा में इनकी तरंगें आगे बढ़ती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग व गर्त का निर्माण होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन और विरलन का निर्माण होता है, उसकी स्थिति आती है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस व द्रव की सतह पर, केवल ऊपरी सतह पर, भीतर नहीं जाते हैं, ठोस व द्रव की सतह पर ही ये दिखाई देते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। अनुप्रस्थ तरंग में जिसमें माध्यम के कण चल रहे, तो माध्यम के कण के दाब और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन और विरलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से इसके दाब और घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ध्वनि का संचरण, ध्वनि की तरंगें, उनके प्रकार और इनमें अंतर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपकी बुक में दी हुई हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, धारक क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है।